हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है हम लोगों का इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है एक ऐसा सरफेस जिस पे जो है हर पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम हो। जैसा इसका नाम ही है इक्विपोटेंशियल, मतलब इक्वल प्लस पोटेंशियल, यानी उसकी उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे उसका जो पोटेंशियल है वो सेम हो। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, अब ये सरफेस है, अब इस सरफेस पे हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे ले लिए, कोई पॉइंट ए ले लिए, इसी पे कोई पॉइंट बी ले लिए, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। अगर यहाँ मान लेते हैं 20 वोल्ट है तो यही पोटेंशियल सेम यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो उसका पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। आगे देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट है, एक बी है और एक ए है। दोनों पॉइंट पे जो उसका पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है। आगे हम लोग देखते हैं, मान लेते कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉइंट बी से उठा के ए पे ला रहे हैं। ध्यान देना है, बी से उठा के हम लोग उसको ए पे लेके आ रहे हैं, इसीलिए जो वर्क डन है वो डब्ल्यू ए बी लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट का मतलब है कि हम इसको बी से उठा के ए पे ला रहे हैं। तो ये जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन क्यू यहाँ पे हम लोग यूनिट ले रहे हैं, तो ये W इज इक्वल टू हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी ए का जो डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वी बी जो है वी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग कि किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। इसी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई भी वर्क डन नहीं होता है। एग्जाम में कई बार पूछ भी देता है कि प्रूव डैट देर इज नो वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कभी कभी प्रूव करने के लिए भी दे देता है, तो हम लोग ऐसे इसको प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक है इसी का, मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछता है। जैसे इसने पूछा है, सो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब जो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है, हमेशा इसका डायरेक्शन इससे 90 डिग्री एंगल पे ही होता है। ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क डन जो है वो जीरो है, ये हम लोग को गिवन है, ऑलरेडी पता है हम लोगों की इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है। और टेस्ट चार्ज जो भी टेस्ट चार्ज हम लोग ले रहे हैं वर्क डन वहाँ पे जीरो है। टेस्ट चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्यू ले रहे हैं, तो फॉर्मूला जैसे हम लोग को होता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट प्रोडक्ट डी एल इक्वल टू जीरो। यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले में हम लोग फोर्स की जगह पे यूज कर लेंगे Q इंटू ई, Q इंटू यूज करके हम लोग इसमें फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट को और एक्सपेंड कर देंगे, ये हो जाएगा Q ई डी एल कॉस थीटा, और यहाँ से फिर मिलेगा हम लोग को कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। बाकी जो टर्म है वो जीरो के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि Q ई या डी एल जो है हम लोग इसको जीरो नहीं ले सकते हैं इस कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ से हम लोग को थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है हमारा, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इसके डायग्राम्स कैसे बनते हैं। डायग्राम का मतलब है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, वेरियस जैसे चार्जेस थे, कभी सिंगल चार्ज था, कभी डाइपोल था, कभी इक्वल चार्जेस थे, तो उसके अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बनते थे। और वैसे ही हम लोग को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए भी डायरेक्शन पता करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगल चार्ज लिया है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, वर्टिकली जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में देखिए आप लोग वर्टिकली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड से बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो इसी पे सर्कुलर है, स्फेरिकल है, और ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना रहा है। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का मतलब कि सेंटर में आप लोग देख रहे हैं, सेंटर से एक कई सारे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बाहर की तरफ निकल रहे हैं,
तो कभी भी सिंगल चार्ज का पूछेगा कि सिंगल चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो सिंगल चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होता है। उसी तरह से एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर बन रहा है, ये जो सेंटर पे चार्ज के सेंटर है, चार्ज से थोड़े से डिस्टेंस पे देखेंगे आप लोग, इसकी जो क्लोज डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे काफ़ी करीब है, काफ़ी क्लोजर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है ये भी बढ़ता जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि चार्ज के काफ़ी करीब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इनके बीच का डिस्टेंस भी काफ़ी कम है। जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, और इस वजह से जो है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इनके बीच का भी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी ये डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो जो उसका फिगर बनेगा वो प्लेनर बनेगा, उसका फिगर जो बनेगा वो प्लेनर बनेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। तो पूछा जाएगा कि कैसा है, तो बता देंगे कि प्लेनर है। नेक्स्ट है, अगर डाइपोल लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, तो उसमें पता है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। और इसमें भी कुछ ऐसे हम लोग को ऐसे डायग्राम मिलेगा कि दोनों चार्जेस के पास कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिल जाएंगे, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर में कम होते जाएंगे और बीच में आके एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो पॉजिटिव चार्ज हम लोग को मिल रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी डायरेक्शन कुछ ऐसा ही होगा। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि एक नल पॉइंट, जैसे यहाँ पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते जाएंगे और कुछ 8 आप लोग देख रहे हैं 8 के आकार में इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग को कहीं मिल जा रहा है। और बीच में यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में यहाँ पे एक नल पॉइंट, ये जो नल पॉइंट है यहाँ पे ऐसे मिल जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कोई इसका स्पेशल नाम नहीं दे सकते हैं, बस हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और बीच में आके ये ज्वाइन हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जैसे हम लोग पढ़े हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें मैंने कुछ बता भी दिए हैं आप लोग को। जैसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वर्क डन जो है कोई भी टेस्ट चार्ज पे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो जीरो होता है, पहले ही बता दिए कि वर्क डन जीरो होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये भी पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक पूछता भी है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका सिंपल रीज़न है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है कभी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा तो डायरेक्शन दो अलग अलग हो जाएंगे। उसी तरह से अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट कर देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग डायरेक्शन हम लोग को मिलने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का फॉर द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के काफ़ी करीब जो अगर हम लोग रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और यहाँ पे इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस काफ़ी क्लोज है। उसी तरह से लिखा हुआ है फॉर द रीजन्स ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फार्दर। अब जैसे यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है काफ़ी वीक है, इसलिए यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो सिंपल है ये, बस इसमें ध्यान देना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है ये दोनों वाले हैं, इसमें प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोगों को एक ग्रेडियंट नाम का शब्द आ जाता है, ग्रेडियंट की जो प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखते हैं कैसे इस वाले क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, इस वाले टॉपिक को कैसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग चार्ज दिया हुआ है और ये बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। वैसे ये स्फेरिकल शेप में होने चाहिए, लेकिन मैंने इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू को लिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन व्यू में हमने बहुत सारे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
एक चार्ज प्लेस्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये डी आर जो है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एक डिस्टेंस है। थीटा जो है डी आर से एक एंगल बन रहा है ई का, वो थीटा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो चार्ज है, अब इस चार्ज को हमने एक पॉइंट पी पे ले रखा है। नेक्स्ट है कि जो पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन ईच सरफेसेस इज डी वी एंड डी आर विद द डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे जो हर सरफेस है, जो भी सरफेस यहाँ पे ये सरफेस हो चाहे ये सरफेस है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डी वी है, और हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो है डी आर है। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज। अब वर्क डन कितना हो रहा है? वर्क डन हो रहा है W इज इक्वल टू माइनस क्यू डी वी। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डी वी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, तो यहीं से हम लोग को मिला है W इज इक्वल टू क्यू डी वी। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है तो डी वी लिया गया है, और निगेटिव साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट है, वर्क डन कैन आल्सो बी रिटन एज W इज इक्वल टू एफ डॉट प्रोडक्ट डी आर। ये पहले से फॉर्मूला होता है, और हम लोग इसी फॉर्मूले में जो है F की जगह पे जो है क्यू ई यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा क्यू ई डॉट प्रोडक्ट डी आर। यहाँ से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा क्यू ई डी आर कॉस थीटा। आगे जो है ये फर्स्ट इक्वेशन इसको मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान चुके हैं। यहाँ पे हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा माइनस क्यू डी वी इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और ई कॉस थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें माइनस डी वी अपॉन डी आर। ई कॉस थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का डी आर के डायरेक्शन में। ये कैसे देख लेते हैं, जैसे ई है थीटा एंगल पे, इसको हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ई कॉस थीटा, और ये ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो डी आर भी जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ई कॉस थीटा इसी के डायरेक्शन में, ई का ही कंपोनेंट है डी आर के ही डायरेक्शन में। यहाँ से हम लोग ई कॉस थीटा को ई भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस, इसको हम लोग डेल वी पढ़ेंगे। ये डी वी होता है और एक होता है डेल वी। ये पूरा इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, और इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यही रिलेशन भी हो जाएगा, यही फॉर्मूला भी हो जाएगा। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे एक चीज़ फिर लिखा हुआ है, निगेटिव साइन shows that the direction of electric field E is in the direction of decreasing potential। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डिफिनीसन ये बार बार पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्यों यहाँ डिक्रीज हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पे हमेशा निगेटिव ग्रेडियंट ये जो डेल वी अपॉन डेल आर टर्म यूज कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी टर्म मिलता है तो हम उसे ग्रेडियंट बोलते हैं। यहाँ पोटेंशियल यूज किया गया है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, या कोई भी टर्म अगर कहीं ऐसे मिलता है आप लोग को तो इस तरह के टर्म को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। तो निगेटिव ग्रेडियंट है, निगेटिव का मतलब ये है कि जब ये पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो निगेटिव साइन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मिनिमम हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल मिनिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव साइन की वजह से उसको मैक्सिमम माना जाएगा। यानी जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उल्टा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, या ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। यानी ये जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। ठीक है, इसलिए ये निगेटिव साइन यहाँ पे शो किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड। जैसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन वेयर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो पोटेंशियल हम लोग का है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो ये हम लोग का ग्रेडियंट है डेल वी अपॉन डेल आर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है? क्योंकि फार्मूले में डायरेक्ट ये ई जो है
इसके इक्वल दिख रहा है, तो ये पूरा टर्म वेक्टर होगा, तभी ये पूरा टर्म हम लोग वेक्टर कह सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है एच इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, इन कंपोनेंट फॉर्म वी कैन राइट इट एज। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इसे कंपोनेंट के फॉर्म में करें तो आर भी एक पोजीशन वेक्टर ही है। आर का पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप वाला जो टर्म होता है, उस तरह से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ई को भी उसी तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड ई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो ये कंपोनेंट के फॉर्म में भी ग्रेडियंट को हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। आगे इसी से रिलेटेड, ग्रेडियंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिगर शोज लाइन्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स पी क्यू आर। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है कई सारे पोटेंशियल सरफेस बनाया हुआ है, और इसमें जो है अलग अलग पोटेंशियल दिया है। यहाँ 40 वोल्ट है, यहाँ 30 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट है, और इसमें 3 पॉइंट दिया है, एक पी है, एक क्यू है और आर है। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा और मिनिमम कहाँ पे होगा। तो सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है। जैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पी पे मैक्सिमम है और मिनिमम है आर पे, इसलिए क्योंकि ये जो ई होता है वो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर के इक्वल होता है, और पी जिस रीजन में है उस रीजन में पोटेंशियल जो है मिनिमम है, और आर जिस रीजन में वहाँ पोटेंशियल जो है मैक्सिमम है। तो मिनिमम रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो P है वो जिस रीजन में है वहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिनिमम है, इस वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी वो मैक्सिमम है। उसी तरह से जिस R जिस रीजन में है वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो वहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये है कि आप लोग ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ ज़रूर लेंगे इसमें। ठीक है, ओके।